सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड फाइनली सम इजैकुलेटरी रिफ्लेक्सेस हम लास्ट में पढ़ेंगे। सो कॉपुलेशन या कॉइटस के टाइम पे क्या होता है, मेल में से सीमन निकल के और फीमेल की वजाइना में एंटर करता है। उसके बाद ये अगर ओवम से फ्यूज़ कर गया तो यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, देन इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और अगर नहीं हो पाया देन अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब सीमन वजाइना में एंटर करा तो वजाइना के बाद वो जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद यूटेरस एंड फाइनली वो जो फेलोपियन ट्यूब वाला पोर्शन है वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और सीमन या स्पर्म का। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन पे होता है फर्टिलाइजेशन एंड इसकी एक कंडीशन है कि अगर ओवम और सीमन या स्पर्म साइमल्टेनियसली एम्पुला वाले रीजन पे पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अब हम इतनी देर से फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म या सीमन एंड द फीमेल ओवम, फीमेल ओवम और मेल स्पर्म या सीमन का फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि ओवम की जो ऊपर वाली लेयर है जोना पेलुसिडा, इसके कांटेक्ट में आता है मेल स्पर्म। उसके बाद ये जो लेयर ने ब्लॉक कर रखा था स्पर्म का एंट्री, उसके बाद क्या होता है एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करती है। तो ये जो स्पर्म कांटेक्ट में आया है जोना पेलुसिडा के, ये उस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस करता है जिससे कि इसका आगे को मूवमेंट हो पाए। तो ये इंश्योर करता है कि कोई एक्स्ट्रा या कोई और एडिशनल स्पर्म एंटर ना करे ओवम की लेयर पे। स्पर्म में जो एक्रोसोम प्रेजेंट है ना हेड वाले पोर्शन में, उसका क्या काम है, उसका काम अब आएगा कि ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। ओवम की लेयर्स के अंदर जाने में एक्रोसोम हेल्प करता है। ओवम की जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करवाने का काम किसका होता है, एक्रोसोम से जो सिक्रीशंस निकलते हैं उनका। एंड फाइनली इस टाइम जो सेकेंडरी oocyte था फीमेल्स में, उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। अब ये जो दूसरा मियोटिक डिवीजन है ये भी इनकम्प्लीट होता है, मतलब इसमें दो अनइक्वल डिवीजन्स होते हैं। एक बड़ा सा बॉडी बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी तो पहले बन गया, अब ये इसमें फॉर्म होगा सेकंड पोलर बॉडी, और एक हैप्लॉइड oocyte फॉर्म होता है इस सेकंड पोलर बॉडी के साथ। तो स्पर्म का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और ओवम का, वो दोनों फ्यूज़ करते हैं एंड फाइनली दे फॉर्म अ जाइगोट। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है इसमें क्रोमोसोम नंबर्स कितने होंगे। सो द क्रोमोसोम नंबर इन जाइगोट वुड बी 46 क्रोमोसोम्स वुड बी देयर इन अ जाइगोट। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस से जब ये जाइगोट मूव करता है देन स्टार्ट्स दी माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। और इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, और इन सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, इन सेल्स को हम बोल सकते हैं ब्लास्टोमियर्स। एंड द एम्ब्रियो जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूला से फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर लेयर जिसको हम इनर सेल मास भी बोल सकते हैं। इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एंडोडर्मिस से अटैच्ड हो जाती है, और जो हमारा इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवा देता है, और इसके बाद यूटेराइन सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। एंड फाइनली एंडोडर्मिस से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखने लग जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जिसके ऊपर यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड का एक कवरिंग आ जाती है। यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई एक दूसरे में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं और मिलके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू टुगेदर इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अब इस प्लेसेंटा से होता क्या है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एंड जो एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू हो पाता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड होता है, थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड वो कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं जो कि प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से जोड़े रखती है, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस का मूवमेंट भी पॉसिबल हो पाता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और कई सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं। अब प्रेगनेंसी के एंड में एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कि ओवरी रिलीज करती है, एंड दैट हार्मोन इज रिलैक्सिन। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज हो पाते हैं, और इसी टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे बाकी के जो हार्मोन्स है लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनका कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इन दी ब्लड। अब इनका ये इंक्रीज कंसंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर दी फीटल ग्रोथ। अंदर जो एम्ब्रियो फीटस में बनेगा, फिर एक पूरे मतलब बेबी की फॉर्मेशन के लिए ये इनका सिक्रीशन जरूरी है। इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट करता है इनटू आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और उसके कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच में एक और लेयर आ जाती है दैट इज मीजोडर्म। अब ये जो 3 लेयर है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये ही आगे जाके ऑर्गन फॉर्मेशन करवाती हैं। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो इनर सेल मास है उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कह सकते हैं। वो क्या करती हैं, उनके पास वो पोटेंशियल होता है जिससे कि वो टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट का फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन हार्ट फॉर्म होता है विद इन दी फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, और यही एक साइन है जिससे कि पहला साइन कह सकते हैं इसको हम, जिससे हमें पता चलता है। सेकंड मंथ तक लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाती हैं, और उसके बाद 12 वीक्स के एंड तक मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। अब फीटस का पहला मूवमेंट कब दिखता है, ड्यूरिंग दी 5th मंथ। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड दी हेड ऑफ द एम्ब्रियो या फिर ऑफ द फीटस। 24 वीक्स तक कुछ हेयर्स टाइप आ जाते हैं, और उसके बाद आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। तो फाइनली 24 वीक्स तक ये सारी चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं। ह्यूमंस में एवरेज ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स का। प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन इज 9 मंथ्स, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। एंड एट द एंड क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, पेन, जिसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर को एक्सपेल
प्लेसेंटल हो पाता है एंड दिस इज कॉल्ड पार्च्यूरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्च्यूरेशन। अब पार्च्यूरेशन का सिग्नल कहाँ से आता है? ये जो हमारा फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ये सिग्नल्स आते हैं, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं फीटल एजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स। एंड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये यूटेराइन मसल्स पर एक्ट करता है एंड इट रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे इन टर्न ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होता है, फिर और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर और ज़्यादा, मतलब ये जो एक साइकिल चलती रहती है। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुए, फिर कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेट हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुए, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुए। ये एक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि फीटस मैटरनल बॉडी से बाहर आए। एंड ये जो है हमारे कैनाल से फीटस का बाहर आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्च्यूरेशन। अब जैसे ही वो बाहर निकला तो प्लेसेंटा जो ये जॉइनिंग लिंक थी ये भी फीटस के साथ बाहर आ जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेमोरी ग्लैंड्स में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड या लैक्टेशन, जिससे कि हम मतलब जो न्यूबॉर्न है उसको मिल्क फीड कर सकते हैं। मिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ न्यूबॉर्न, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसकी आगे की ग्रोथ एंड ओवरऑल बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़रूरी होता है। जो इनिशियल फेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसमें कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि न्यूबॉर्न को रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ।